Hello students, welcome back to the STEM class channel. Yes students, now we will discuss the structure of DNA, double helical structure of DNA. Why we called as it's a double helical. डिओक्सी क्यों बोलते हैं डीएनए को? डिओक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. यस, डीएनए फर्स्ट स्टूडेंट्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए. डीएनए की हमने बात की. डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस में. जब डीएनए के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया तब स्टूडेंट्स क्या पता चला कि डीएनए की जो लेंथ है वो कंप्लीट लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर. कितना ज्यादा बड़ा है? 2.2 मीटर. क्लियर? इतना बड़ा, इससे भी ज्यादा. और जो न्यूक्लियस है वो तो इतना छोटा सा है. आइडिया लगा रहे हैं हम, इतना छोटा सा है. तो इतना बड़ा डीएनए जो है कि कैसे न्यूक्लियस में आता है? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होती है? सुपर कोइलिंग. क्या होती है? सुपर कोइलिंग होती है, जिस वजह से डीएनए जो होता है इसके अंदर रैप्ड रहता है, प्रॉपरली पैक्ड रहता है. क्लियर? और डीएनए है क्या? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज दैट मॉलिक्यूल विच कॉज इनहेरिटेंस. ये वही मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस करता है, जो आगे कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है. तो डीएनए की लेंथ की अगर जो बात की जाए तो कितनी होती है? 2.2 मीटर. ये स्टूडेंट्स फर्स्टली आपको पता है सेल में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम से भी पहले की बात करें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में. ये न्यूक्लियस है, ठीक है. न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्रोमेटिन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमेटिन. जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये क्रोमेटिन जो है एक दूसरे से कंडेंस हो जाते हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं. और ये क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम. क्या बनाते हैं? ये क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम जो होता है इन्हीं के पास क्या होता है? डीएनए. क्या होता है इन्हीं के अंदर? डीएनए. और डीएनए में फर्दर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जीन्स. क्या होते हैं? जीन्स. ये वो जीन्स है जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी बॉडी में अगर जो पेरेंट्स के जीन होंगे तो हमारी हैबिट्स, हमारे कुछ कैरेक्टर होंगे पेरेंट्स से मैच करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आ जाता है कि ऑल ओवर क्या रीजन है कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, क्या बेसिक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की. तो जीन इज द जीन्स को पहले के टाइम में क्या भी बोलते थे स्टूडेंट्स? जब मेंडल जेनेटिक्स की स्टडी कर रहा था तो आपने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था. क्या बोलते हैं जीन्स को? फैक्टर्स. क्या भी बोलते थे पहले? अब जीन्स बोलते हैं. पहले फैक्टर्स भी बोलते थे. बोथ आर सिमिलर. जीन्स भी ट्रांसफर होते हैं, फैक्टर्स भी ट्रांसफर होते हैं, दोनों ही सेम है. बस बोलते क्या थे? जीन्स को पहले के टाइम पे फैक्टर्स बोलते थे. स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या हुआ? यस, फ्रेडरिक मिस्टर जो एक साइंटिस्ट थे जो जेनेटिक्स में ही स्टडी कर रहे थे. पहले क्या स्टूडेंट्स, पहले क्या हुआ कि ना डीएनए को देखा गया कि ये तो सेंटर है, ठीक है, न्यूक्लियस है. पहले डीएनए को न्यूक्लियस में चेक नहीं किया गया. क्या पता अब हमें डीएनए न्यूक्लियस में नहीं है, तो सभी साइंटिस्ट पहले इसको साइटोप्लाज्म में चेक कर रहे थे. बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत स्टडी की इसके ऊपर, क्या डीएनए साइटोप्लाज्म में है, ये क्या मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से. जब उन्होंने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स आगे बेबी में भी आ गए हैं, पेरेंट्स वाले ही, तो उस पेरेंट्स बेबी को चेक किया कि उस बेबी में ऐसा क्या चीज है जो पेरेंट्स से आई है और पेरेंट्स में दोनों में क्या चीज मैच हो रही है. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे पता चला कि वो क्या था? डीएनए था. क्या था? डीएनए. सो दे अंडरस्टूड द डीएनए इज वर्क एज ए जेनेटिक मटेरियल विच कॉज इनहेरिटेंस. डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो आगे इनहेरिटेंस करा रहा है. कैरेक्टर्स को ट्रांसफर जो हो रहे हैं कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में, वो किसकी वजह से होते हैं स्टूडेंट्स? डीएनए की वजह से. तो फ्रेडरिक मिस्टर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी कर रहे थे डीएनए के ऊपर, तो उन्होंने पता लगाया कि डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में. कहाँ है डीएनए? न्यूक्लियस में. क्योंकि अब देखो इसका तो काम आसान हो गया क्योंकि बहुत सारे जो साइंटिस्ट उन्होंने स्टडी कर ली थी कि साइटोप्लाज्म में तो डीएनए नहीं है. अब इनके लिए तो क्या हो गया? इजी हो गया ना वर्क. कि साइटोप्लाज्म में नहीं है तो एक सेंटर में न्यूक्लियस बचता है, क्या पता उसके अंदर हो. तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया डीएनए को. डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में. क्लियर? सेकंड आते हैं डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस. इसने क्या कहा कि डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है. यस, इट इज एसिडिक सब्सटेंस. व्हाई? लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाई डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस. यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन डीएनए.
डीएनए आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स का बनता है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप। और वो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, वो क्या देता है, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स रिलीज करता है। और जो मॉलिक्यूल प्रोटॉन रिलीज करता है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं उसको, एसिडिक सब्सटेंस। That's why he called the DNA is the acidic substance। इस वजह से इसने डीएनए को क्या बोला कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, और वो फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। So DNA is the acidic substance. Now then he gave DNA name nuclein। फिर इसने डीएनए को न्यूक्लियस में देखा था स्ट्रक्चर को, लेकिन पूरा डिटेल में तो स्टडी नहीं किया, फिर भी तो इसने डीएनए को नेम दे दिया न्यूक्लिन। क्या दे दिया, न्यूक्लिन। क्लियर स्टूडेंट, तो न्यूक्लिन अगर जो आ जाए, न्यूक्लिन किससे रिलेटेड है, डीएनए का ही नाम है ये न्यूक्लिन। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जेम्स, लेकिन इस टाइम तक भी स्टूडेंट्स डीएनए के स्ट्रक्चर्स की ज्यादा नॉलेज नहीं हुई कि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, क्योंकि सॉरी बहुत सारी नॉलेज नहीं है। रीजन मीन स्टूडेंट्स की डीएनए का ज्यादातर पता नहीं चला, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ज्यादातर फैसिलिटीज नहीं थी। अब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, अच्छे माइक्रोस्कोप्स की फैसिलिटीज नहीं थी, और टेक्निक्स नहीं थी जिससे डीएनए के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जा सके। तो स्टूडेंट्स 1953 में एक साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। नाम पहले भी पढ़े है ना कहीं। ये इसी ने क्या दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने क्या भी दिया था, सेंट्रल डोगमा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। क्लियर, सेंट्रल डोगमा भी इसने दिया था। तो 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक जो थे स्टूडेंट्स, इन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन किया। एक्सरे डाइफ्रैक्शन क्या होता है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल साइंस जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल केमिकल्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है। क्लियर, इसमें किसी स्ट्रक्चर्स की, मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है एक्सरे डाइफ्रैक्शन में। फिर पता चला जब डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी भी स्टडी हुई, तब पता चला कि जो डीएनए है क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या है ये, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डबल हेलिकल स्टूडेंट्स अब देखो, क्लियर, दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल दो बने हुए ना, किसका बना हुआ है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब ये कितने का बना होता है, 2 दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये बना हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो स्टूडेंट्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो ये होगी, अब इसी के अंदर क्या है, पेंटोज शुगर भी है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना स्टूडेंट्स, ये किसकी बनी होती है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेस की, पेंटोज शुगर की और फॉस्फेट ग्रुप की। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है क्या, ये बैकबोन ऑफ द डीएनए, डीएनए की बैकबोन है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाता है इसमें, अब देखो बैकबोन में इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी मर्ज है इसी के अंदर, जिस वजह से डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, ये जो पेंटोज शुगर है वो भी इसी में इमर्ज है, लेकिन जो बेसिस होते हैं ना वो बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि आपने देखा था फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे निकले हुए थे ना, तो बाहर की तरफ। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे बेस ये है, ए जी सी ए टी जी ए टी जी सी। फिर स्टूडेंट्स अब आपको पता है जब एक पे ये है तो दूसरे पे इसके अपोजिट होता है टी, इसके साथ क्या आएगा, सी, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन अगेन ट्रिपल बॉन्ड। ये स्टूडेंट, तो
ये क्या है, बेसिस। डीएनए के अंदर क्या है, ये बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर, जो बाहर की तरफ ऐसे आउटवर्ड, बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं। ये तो बेसिकली क्या होगी, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन ये क्या है, बाहर की तरफ नाइट्रोजनस बेस निकले हुए हैं। और ये दोनों अटैच किससे होते हैं, बेसिस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर, जो ये पेयर में होते हैं ना, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन दो होंगे हमेशा, तो नाइट्रोजनस बेस हमेशा कैसे होती है स्टूडेंट्स, पेयर में। कैसे होते हैं, पेयर में। फॉर एग्जाम्पल प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, पायरमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन आता है और क्या आता है, गुआनिन। ठीक है, अब इसमें आपने थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। क्लियर, अब एडेनिन जो होता है स्टूडेंट थाइमिन के साथ, एक प्यूरिन पायरमिडिन के साथ होता है डबल बॉन्ड से। गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ होता है। थाइमिन नहीं होता आरएनए में। आरएनए में क्या होता है स्टूडेंट्स, यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह। डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है। और यूरेसिल का मैंने आपको एक नाम और बताया था, केमिकल नेम 5-मिथाइल थाइमिन। क्या था स्टूडेंट्स, 5-मिथाइल थाइमिन। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया कि ये बना किसका, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। सेंड एंड के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में जो है ना स्टूडेंट, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस वजह से जो डीएनए है वो स्टेबल रहता है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डीएनए स्टेबल, सो डीएनए स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किस वजह से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है बेसिस के बीच में, बेस पेयर्स में। अब स्टूडेंट्स क्या आता है, अब देखो ये जो टर्न है ना, एक टर्न लिया है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पिच। इस पिच में ना टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 10 बेस पेयर। कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। लेट मी रब द बोर्ड फ्रॉम सम साइड। ये स्टूडेंट्स अब देखो ये जो देखो कंप्लीट जो स्टूडेंट्स ऐसे बना हुआ है हेलिक्स। एक जो हेलिक्स है, एक जो टर्न है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पिच बोलते हैं। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 10 बेस पेयर। और इनके इसका जो साइज होता है कि यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना साइज हुआ है इसका, तो वो होता है स्टूडेंट्स 3.4 नैनोमीटर। क्लियर, ये जो है ना कंप्लीट एक जो हेलिक्स है, एक हेलिक्स आया, इसका साइज कितना होता है 3.4 नैनोमीटर। और जो दो बेस पेयर है, जैसे दो बेस पेयर है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इन दो बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बेसिस अटैच है, दो बेस पेयर के बीच में डिफरेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। ये जो कंप्लीट हेलिक्स होता है इसको पिच भी बोलते हैं, और इसमें बेस पेयर होते हैं 10। एक टर्न में ना 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और एक टर्न का जो साइज होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब ये जो इनके बेसिस है ना स्टूडेंट्स, प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू पायरमिडीन्स। प्यूरिन्स, जितने प्यूरिन्स है उतने ही क्या है, पायरमिडीन्स है। तो इनकी प्रोपोर्शंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर, AT/G/C = 1। ये हमेशा स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहता है। जितने ए एडेनिन थाइमिन होंगे उतने ही क्या होंगे, गुआनिन और साइटोसिन होंगे। अब स्टूडेंट्स क्या आता है, बेसिस दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, सपोज करो स्टूडेंट्स, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस पे ये ATGC। अब इसके एक और बनेगी, तो उस पर क्या होगा, हमें पहले ही पता है क्या होगा, इसके ऊपर होगा TA। तो एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना बेस पेयर्स की वजह से। और स्टूडेंट्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है इनकी क्या भी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। क्या भी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। सपोज यहाँ 5' एंड है, तो दूसरा एंड क्या होगा, 3'। ये 3' एंड है, तो ये क्या होगा, 5' एंड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आ जाता है हमारा कि डबल हेलिकल टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के। अब स्टूडेंट्स आ जाता है कि ये जो मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था ना,
When a DNA is formed from all DNA, कब होता है ये? During reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंटल डीएनए, पेरेंट्स का डीएनए, क्लियर। अब इससे जो है जो फर्टिलाइजेशन होगी तो इससे जो क्या होगा, नए डीएनए बनेंगे। एक स्ट्रैंड इसमें गया, एक इसमें गया, दो डॉटर डीएनए बनेंगे। क्या बनेंगे? टू डॉटर डीएनए। एक पेरेंट डीएनए से क्या बनेंगे? दो डॉटर डीएनए बनेंगे। दो डॉटर डीएनए का मतलब है स्टूडेंट्स, ये मतलब डॉटर क्या है, वो आगे भी एबल होंगी प्रोड्यूस कराने के लिए। अब एक तो हेलिक्स इसमें चला गया, एक हेलिक्स इसमें चला गया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। ठीक है, जैसे इस पे अगर जो ए था तो दूसरी पे सीक्वेंस क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। इस पे जी था तो दूसरे पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इस पे सी था तो दूसरी पे आ जाएगा जी, इस पे टी था तो दूसरी पे आ जाएगा ए। तो दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सीक्वेंस पता है तो दूसरी का जो उससे नहीं बनेगी उसका सीक्वेंस भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा। ये स्टूडेंट्स ये बताने में कि कैसे बनेगी कौन न्यू और उस पर क्या बेसिस का सीक्वेंस रहेगा, ये बताने में कौन हेल्प करता है? एंजाइम होता है जो इसको हेल्प करता है, गाइड करता है, और जो न्यू डीएनए हेलिक्स बनाता है, जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है डीएनए में, तो वो एंजाइम होता है स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए पॉलीमरेज। It helps to make or to synthesize a new polynucleotide chain in case of during replication. क्लियर? जब रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, जिसमें पेरेंट डीएनए से नया डीएनए बनता है, उस कंडीशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है स्टूडेंट्स? डीएनए पॉलीमरेज, जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को गाइड करेगा और फर्दर सिंथेसाइज करेगा। सेम हियर, another polynucleotide chain is formed which are complementary to the parental DNA. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ आपने पढ़ा कि कौन, और स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब पहले क्या है, अब ये डीएनए को भी तो ब्रेक होना है रेप्लिकेशन के टाइम पे। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है तो इसको भी तो ब्रेक होना है। तो इसको ब्रेक होने के लिए स्टूडेंट्स इनके बीच में बॉन्ड होनी है, बॉन्ड को ब्रेक होना है पहले तो, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को अलग अलग होना है। तो इसको अलग अलग करने में कौन हेल्प करता है? एंजाइम है, वो होता है हेलिकेज। कौन सा एंजाइम होता है स्टूडेंट्स? हेलिकेज, विच ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस and the two polynucleotide chains are separate from the parental DNA. Clear student? Okay students, till then keep revising. We will discuss another new topic in this chapter in next lecture. Clear students? Thank you.